आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1 का चैप्टर 5। चैप्टर 4 तक बहुत अच्छा से पढ़ लेते। चैप्टर 4 तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? चैप्टर 4 तक हम लोगों ने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। यहाँ तक चैप्टर 4 तक पूरा कंप्लीट हो गया। तो हम लोग ये आपको पता है कि स्पेशल बैच के तहत पढ़ रहे हैं। अब स्पेशल बैच में हम क्या क्या बताते हैं कि आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करवाएंगे बढ़िया से, एकदम पूरे विस्तार से। उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे, पूरा कंप्लीट करवाएंगे। और उसके बाद आपको मॉडल सेट देंगे। तो उतना तो हो गया, 4 तक पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग ये हमारा 5वां चैप्टर है। 5वां चैप्टर क्या है? 5वां चैप्टर का नाम है वैदिक सभ्यता। यानी वैदिक सभ्यता क्या था, वेदों की रचना कैसे हुई, आर्य कौन थे, कहां से आए थे और कहां पर रह रहे थे, और वेद के किस किस काल में कौन सी वेद की रचना हुई, वेदों के अंदर क्या है, कैसे है, पूरा डिटेल में हम लोग बात करेंगे। बस इसको इस चैप्टर में ये सब पूरा डिटेल में बात करेंगे। इसको बस अंत तक देखते रहिए। अब समझिए, एक बात समझिए। इससे पहले जो सभ्यता था वो था सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे थे हम लोग, तो सिंधु घाटी सभ्यता था इससे पहले। सिंधु घाटी सभ्यता के जस्ट बाद, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जिस सभ्यता का उत्पत्ति हुआ वहीं पर उत्तर भारत के क्षेत्रों में, उत्तर भारत के क्षेत्र और उसके से भी आगे, उसे अफगानिस्तान वाला क्षेत्र हो गया या तो अभी बलूचिस्तान वाला क्षेत्र हो गया, यानी कि सिंधु के आसपास में, सिंधु जो नदी हम बताए थे ना, सिंधु नदी के आसपास में जो भी उत्पन्न हुआ जो सभ्यता, उसको क्या सभ्यता कहते हैं? वैदिक सभ्यता कहते हैं। यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो सभ्यता उत्पन्न हुआ उसको वैदिक सभ्यता कहते हैं। और इसमें मुख्य रूप से आर्य थे। कौन थे? आर्य थे। अब ये बहुत सारे विवाद उत्पन्न हुआ कि आर्य कौन थे, कहां से आए थे, लेकिन ये समझिए सिंधु घाटी सभ्यता हम क्या मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता कब से कब तक था? सिंधु घाटी सभ्यता मानते हैं सिंधु, अब इसको समझना बहुत जरूरी। घाटी सभ्यता क्या मानते हैं कि ये था 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक, यही तक था ना। 1750 ईसा पूर्व तक था। आइए सब सारी सभ्यता थी, यही था ना। लेकिन हम बोल रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के एकदम बाद ही जो सभ्यता उत्पन्न हुआ उस सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहते हैं। लेकिन हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि 1500 ईसा पूर्व में ये उत्पन्न हुआ। कब उत्पन्न हुआ? ये 1500 ईसा पूर्व में ये शुरुआत हुआ और ये तो खत्म 1750 में हो जा रहा है। यानी कि लगभग ये 150 साल का गैप हो रहा है ना। यहाँ से 1700 से क्या आएगा, 1750 से फिर 1600 आएगा, 1600 से तब न 1500 आएगा। तो लगभग 150 साल का गैप हो रहा है इन दोनों के बीच में। देखिए ये अंत हो रहा है 1750 में, इसका शुरुआत 1500 हो रहा है, 150 साल का गैप है। इन दोनों बीच में क्या हुआ ये तो देखिए क्या हुआ। इसका अब अंत हो रहा है। एक बार सब नष्ट नहीं ना हो जाएगा, एक बार सब नष्ट नहीं हो जाएगा, धीरे धीरे नष्ट होगा। मान लीजिए कोई भी जंगल या कुछ भी होता है, मान लीजिए जंगल है या जंगल है या तो यहाँ पर मान लीजिए 3, 4, 5 या 10 साल तक बारिश नहीं हुआ तो सारे पेड़ एक ही दिन सूख जाएंगे? नहीं, धीरे धीरे पेड़ सूखेंगे ना। धीरे धीरे क्या होगा, एगो पेड़ सूखेगा, 2 गो 3 गो, ऐसे कर करके जो कमजोर पेड़ होगा पहले सूख जाएंगे और जो थोड़ा ताकतवर होगा, मजबूत होगा, बाद में सूखेंगे। यही होगा ना। ठीक वैसे ही इतनी बड़ी नगरीय सभ्यता थी तो एक ही दिन कोई छोड़कर नहीं ना भाग जाएगा वहां से। धीरे धीरे लोगों का क्या हो रहा था, बिखराव हो रहा था, लोग इधर उधर जा रहे थे। बहुत सारे सभ्यता वो वहां के जो भवन थे ये सब नष्ट हो रहे थे, धीरे धीरे ये हो रहा था। ये होने में कितना दिन का समय लग गया? 150 साल का समय लग गया। और एक ही दिन में नहीं ना उत्पन्न हो गया। एक आर्य एक ही दिन में नहीं ना उत्पन्न हो गए और रहने लगे, नहीं, वो भी धीरे धीरे शुरुआत हुआ। क्या हुआ? धीरे धीरे, जैसे वो पेड़ छोटा लगाते हैं ना तो एक ही दिन फल देने लगता है, पूरा बड़ा पेड़ हो जाता, नहीं, वो धीरे धीरे उत्पन्न हुआ। तो यहाँ से ये नष्ट हो रहा था, ये क्या हो रहा था, नीचे गिर रहा था। 1750 से ये नीचे गिर रहा था और ये लोग क्या हो रहे थे, ऊपर बढ़ रहे थे। तो 1500 ईसा पूर्व आते आते ये लोग पूरा ऊपर बढ़ गए और 1500 ईसा पूर्व आते आते ये पूरा नीचे हो गया। इनका काम हो गया खत्म, इनका काम हो गया शुरू। समझ में हमें लगता है क्या आया होगा कि क्या हम बोल रहे हैं। अब उसके बाद तो इनका काम खत्म हो गया। ये मुख्य रूप से शहरी सभ्यता थे, आपको पहले बता शहरी, लेकिन ये ग्रामीण थे। ये कौन सभ्यता था? ग्रामीण सभ्यता था। और ये पशुपालन करते थे। समझिए इतनी विकसित सभ्यता के बाद फिर ये ग्रामीण सभ्यता आना, ये कैसी बात हो गई? ये तो वही बात हुआ ना कि पहले एंड्रॉइड मोबाइल चला रहे हैं स्क्रीन टच वाला और उसके बाद फिर बटन वाला मोबाइल पे आ गए। बात वही हुआ ना कि वो एंड्रॉइड मोबाइल चला रहे हैं, माने शहरी सभ्यता है, और एक फिर ग्रामीण सभ्यता पर आ गए। तो क्या ऐसा बात हुआ? देखिए हम ये नहीं कह रहे कि ग्रामीण सभ्यता बहुत अच्छी थी क्योंकि वेदों की रचना हुई। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर वेदों की रचना हुई, बहुत अच्छी सभ्यता थी, बहुत अच्छा समय था। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्या हुआ, ये लोग भी तो नगरों में रह सकते थे ना। लेकिन क्या ऐसा हुआ कि नगर का पूरा नामो निशान मिट गया एकदम। साफा इनको कुछ पता नहीं था नगर के बारे में। इन लोगों को कुछ तो ये नहीं था कि नगर क्या है, कुछ भी नहीं। तो ये क्या ऐसा बात हुआ कि नगर पूरा नष्ट हो गया और फिर ग्रामीण सभ्यता पर ये लोग आ गए। तो देखिए क्या था,
मुख्य रूप से क्या था कि ये कौन थे, आर्य थे। अब आर्य कौन थे, कहां से आए थे, इस पर भी विवाद उत्पन्न होता है, क्योंकि कोई ज्यादा लिखित कोई साक्ष्य मिला नहीं है, या कोई पुरातात्विक भी साक्ष्य नहीं मिला है कोई दूसरे जगह से भारत में आए थे, या भारत के ही निवासी थे, या कहाँ के थे। अलग अलग विद्वान अपने अपने अनुसार अलग अलग मत देते हैं। जैसे पहला बात करते हैं मैक्स मूलर का कि आर्य कहाँ से आए थे। आर्य का प्रारंभिक निवास स्थान, प्रारंभिक निवास स्थान, प्रारंभिक निवास स्थान। अब अलग अलग विद्वान अलग अलग मत देते हैं। जैसे हो गए मैक्स मूलर। मैक्स मूलर का क्या कहना है, मैक्स मूलर। अब देखिए यहाँ पर क्या लिख देते हैं विद्वान, यहाँ पर ऐसे देखिए। हाँ, अपने क्या कहते हैं, अपने फेयर में जो आप नोट्स बना रहे होंगे उसमें ऐसे ही बनाइएगा, चार्ट से एकदम बढ़िया से। चार्ट आप ऐसे चार्ट भी बना सकते हैं, ऐसे ऐसे करके चार्ट भी बना, नहीं तो ऐसे बनाइए। अब यहाँ पर ऐसे क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे विद्वान, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, विचार। उनका विचार क्या है, विचार, विद्वान और विचार। तो ऐसे ये विद्वान बना लिए, ये विचार बना लिए, और ये विद्वान हो गए। अब यहाँ पर एक नंबर में डालेंगे मैक्स मूलर। ये एग्जाम में भी लिखने के लिए एकदम बहुत बढ़िया है। अगर ऐसा आदत रहेगा तो एग्जाम में भी आप अच्छा से लिख सकते हैं। मैक्स मूलर ने क्या कहा था कि ये लोग मध्य एशिया से आए थे, मध्य एशिया। ये लोग कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से। ये लोग, इनका कहना था कि ये लोग मध्य एशिया, जैसे भारत के नक्शा हो गया ना, मैप, भारत का मैप हो गया, समझिए मध्य एशिया कहाँ पर होगा, ईरान वाले क्षेत्र को मध्य एशिया होता है, वही बीच वाले, मतलब एशिया के बीच में। ये उतना अच्छा तो भारत का मैप नहीं बन पाया है, चलिए कोई बात नहीं। तो ये यहाँ वाला क्षेत्र, ईरान और उसके आसपास वाला क्षेत्र मध्य एशिया में आता है। तो ये इनका कहना था कि ये मध्य एशिया से आए थे। कहां से आए थे, मध्य एशिया से। उसके बाद अगला बाल गंगाधर। इनका कहना था कि ये लोग आए थे, अभी हम बताएंगे भी कि ये क्यों ऐसा कह रहे थे, क्या हो रहा था, क्यों आए पर कोई भी ऐसा ही कुछ नहीं ना कह देगा, हम लोग मान लेंगे कि बस वहां से आए थे, नहीं। इसके कोई, सभी लोग अपना अपना प्रमाण देते हैं कि क्या क्या बात हुआ। देखिए बाल गंगाधर लोग बोल रहे थे उत्तरी ध्रुव से आए थे। कहां से आए थे, उत्तरी ध्रुव से। तीसरा अविनाश चंद्र दास। इनका कहना था कि ये सप्त सैंधव प्रदेश की निवासी। सप्त सैंधव प्रदेश जानते हैं किसको कहते हैं, सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश। और उसके बाद एक और थे, का नाम है गंगानाथ झा। इनका कहना था कि ये वाराणसी देश से आए थे। इनका क्या कहना था कि ये वाराणसी देश से आए थे। अब समझिए ये एक कौन कौन क्या क्या कह रहे थे। मैक्स मूलर कह रहे थे मध्य एशिया से। अब मध्य एशिया से क्यों बोल रहे थे, क्योंकि इनका कहना था कि जो भी ऋग्वेद में बातें वर्णित है ना, वो अधिकतर बातें मध्य एशिया के जलवायु से मिलती है, वहां के रहन सहन से मिलती है। और ये बातें है कि जो ऋग्वैदिक कालीन लोग थे वो अधिक पशुपालन करते थे, तो इससे वो मिलता जुलता था। किससे, जो भी ऋग्वेद में बातें लिखी हुई थी ना, इससे यहाँ का माहौल भी मिलता जुलता था। और एक अवेस्ता नाम के एक ग्रंथ जो है, ईरानी भाषा का वो ग्रंथ है अवेस्ता, उसका अधिकतर बातें ऋग्वेद में जो बात लिखा हुआ है ना, उससे मिलता जुलता है। तो इनका कहना था कि ये हम लोग मध्य एशिया से आए थे। और अधिकतर जो इतिहासकार है, विद्वान है, इन्हीं के समर्थन में है कि ये मध्य एशिया से आए थे, अधिकतर माना जाता है। लेकिन ये क्या कह रहे थे कि बाल गंगाधर क्या बोल रहे थे कि जो भी वहां ये ऋग्वेद में जिस जलवायु के बारे में वर्णन है, ऋग्वेद के जितने भी मंत्र हैं उसमें कुछ ना कुछ तो बातें आसपास का वर्णन है। तो उसमें बोल रहे थे कि जो भी वो बर्फ के बारे में बोला जा रहा है कि बर्फ वाला क्षेत्र था, ठंडा प्रदेश था, तो ये सब बातें उत्तरी ध्रुव से मिलती है। लेकिन और भी बहुत सारी बातें नहीं मिल रही थी, तो माना गया कि नहीं, उत्तरी ध्रुव उतना प्रमाणिक नहीं है। उसके बाद सप्त सैंधव प्रदेश, सिंधु और उसके आसपास की जितनी भी नदियां हैं, उसके सहायक जो नदियां हैं, और नदियों का जो भी पास में मैदानी क्षेत्र है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सप्त सैंधव प्रदेश। जैसे सिंधु नदी हो गई ना, इसके आसपास के जितने भी क्षेत्र और इसके जो और सहायक नदियां, जैसे हो गया झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ये सब के भी आसपास के क्षेत्र को सप्त सैंधव प्रदेश कहते हैं। तो वही
ये बोल रहे थे सप्त सैंधव प्रदेश, मतलब वहीं के निवासी थे, कहीं बाहर से नहीं आए थे। इनका कहना था कहीं बाहर से नहीं आए थे, वहीं के निवासी थे। और एक बात समझिए, ये लोग बसे कहाँ थे, कहाँ पर रहते थे, आपको पता है? ये सप्त सैंधव प्रदेश में ही रहते थे। इनका कहना था कि ये मध्य एशिया से आए थे, रह रहे थे सप्त सैंधव प्रदेश में, क्योंकि इनके सप्त सैंधव प्रदेश में प्रमाण मिला रहने का। तो ये लोग सब, तो ये कह रहे थे ना, अविनाश चंद्र यहाँ पर दास होगा ना, अविनाश चंद्र दास बोल रहे थे कि नहीं, ये कहीं से आए नहीं थे, सप्त सैंधव प्रदेश के निवासी थे और सप्त सैंधव प्रदेश में ही रहते थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इनका कहना था बस ब्रह्मर्षि देश से आए थे। कहाँ से आए थे? ब्रह्मर्षि देश से आए थे। लेकिन सबसे प्रामाणिक अभी कौन माना जाता है कि ये कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। और ये रह कहाँ रहे थे? ये सप्त सैंधव प्रदेश में रह रहे थे, ध्यान रखिएगा, ये प्रामाणिक बात है। ये सप्त मतलब सिंधु और उसके आसपास। और ये जो सिंधु घाटी सभ्यता था, ये भी उत्पन्न कहाँ हुआ था? सिंधु और उसके आसपास के क्षेत्रों में उत्पन्न हुआ था। उसके नदी है उसके आसपास के मैदानी क्षेत्र में। ठीक वैसे ये भी सप्त सैंधव प्रदेश में ही रहते थे, क्योंकि पहले की जितनी भी सभ्यताएं थी वो मतलब प्राचीन समय में लोग कहाँ पर रहते थे? नदी किनारे ना। पहले ये कल थोड़े था, नल थोड़े था, ये मोटर नहीं ना था कि पानी की व्यवस्था बहुत दूर तक हो जाए, कहीं पर भी पानी निकाल लिया जाए, ऐसा व्यवस्था नहीं था। इसीलिए ये लोग कहाँ पर रहते थे? नदियों के किनारे। और सिंचाई के लिए कोई बड़ा नहर का भी प्रमाण नहीं था, नहर भी नहीं था, इसीलिए ये लोग क्या करते थे? खेती भी करना होता था तो नदियों के किनारे ही रहते थे। और नदी के किनारे एक और बात समझिए, जलोढ़ मिट्टी आता है जिससे फसल बहुत अच्छी उपजती है, इस कारण से भी नदियों के किनारे ही क्या करते थे? रहते थे। अब नदियों के किनारे क्योंकि सारा जगह जब खाली है इस समय ना, मान लीजिए सब जगह पर लोग रह रहे हैं, बहुत इतना जनसंख्या बढ़ गया, उस समय सब जगह जब खाली है तो इतना दूर काहे रहने जाएंगे? नदी के किनारे ही ना रहेंगे। तो ठीक वैसे नदी के किनारे ही रहते थे। और उसके बाद अब ये लोग सप्त सैंधव प्रदेश में रहते थे। अब अध्ययन की दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से इसे दो भागों में बांटा गया है। इसे दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। किसको दो भागों में बांटा गया? वैदिक सभ्यता है या वैदिक काल है, वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया। वैदिक काल लिख लिए ना ऐसे करके, और अपना से बना सकते, नोट्स में बनाएगा ऐसे ही वैदिक काल। एक वो यहाँ पर लिख देते हैं और एक कहाँ पर लिखेंगे? यहाँ पर, या दोनों को ऐसे ऐसे साइड में यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं। एक को क्या कहते हैं? पहला क्या है? ऋग वैदिक काल। इसको ऊपर लिखेंगे, ठीक रहेगा। आप लोग इसका ये तो लिख लिए होंगे ना, चलिए मिटाते हैं इसको, थोड़ा ऊपर लिखेंगे थोड़ा अच्छा रहेगा। लिख लिए होंगे, मिटा रहे हैं। वैदिक काल क्या लिखेंगे यहाँ पर? वैदिक काल। अब वैदिक काल को दो भाग में कैसे बांटेंगे? वैदिक काल पहला भाग क्या होगा? ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल। और दूसरा क्या होता है? उत्तर वैदिक काल। और दूसरा है, एक नंबर यहाँ पर डाल देंगे, यहाँ पर दूसरा नंबर है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। अब देखिए दोनों का समय कब से कब तक था? इसका समय था, हम क्या बोले थे कि वैदिक सभ्यता के समय 1500 से 600 ईसा पूर्व तक था ना, तो इसमें दो भाग हम बांट दिए। तो एक था 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक, 1000 ईसा पूर्व। और एगो कौन था? एगो था यहाँ पर 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, 600 ईसा पूर्व तक, यहीं तक ये सभ्यता थी। ये 600 ईसा पूर्व तक की सभ्यता थी। तो ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अब देखिए ऋग वैदिक काल के समय 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक, इस काल में क्या हुआ? ऋग्वेद की रचना। सबसे बड़ा जो इसका उपलब्धि है, इस काल में ऋग्वेद की रचना हुई, इसीलिए इसको ऋग्वैदिक काल कहते हैं। उत्तर वैदिक काल बाकी जो 3 गो वेद है ऋग्वेद के अलावा, जैसे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये तीनों वेद की रचना इस काल में हुई, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? उत्तर वैदिक काल कहते हैं। और एक बात समझिए, और वेदों के अलावा जो पुराण हो गए, उपनिषद हो गए, सबकी रचना किसमें हुई? उत्तर वैदिक काल में, ध्यान रखिएगा। अब ऋग वैदिक काल थे, इसमें ऋग्वेद की रचना हुई, ये सब नोट्स बनाते जाइएगा। ऋग्वेद की रचना हुई, ऋग्वेद की रचना हुई। ये लोग मूलतः ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण, एकदम नोट्स की जैसा एकदम सेम टू सेम ऐसे नोट में छाप देना है। ग्रामीण सभ्यता थी, ये मूल रूप से ग्रामीण सभ्यता थी। क्या थी? मूल रूप से ये ग्रामीण सभ्यता थी। अब ये समझने वाली बात है कि सिंधु घाटी नगरीय सभ्यता फिर ये ग्रामीण सभ्यता कैसे उत्पन्न हुई।
क्या ऐसा दिक्कत हुआ होगा कि ये लोग ग्रामीण सभ्यता उत्पन्न हुए उसी क्षेत्र में, कहीं और नहीं। ये नहीं कि ये वो लोग यहाँ पर उत्पन्न हुए तो ये लोग इधर आके उत्पन्न हो, नहीं, इस क्षेत्र में नहीं, ये यहीं पर उत्पन्न हुए, इसी क्षेत्र में ये भी उत्पन्न हुए, तो ध्यान रखिएगा। और उसके बाद इनका ये उपलब्धि था कि ऋग्वेदी का मूलतः ये क्या था, ग्रामीण और पशुपालन, ये पशुपालन करते थे और मैदानी भागों में रहते थे, और रहने का स्थान और मैदानी भागों में नदियों किनारे रहते थे, नदियों के किनारे रहते थे। नदियों किनारे क्या थे, ये लोग रहते थे। मैदानी भागों में रहते थे, नदियों के पशुपालन जब कर रहे हैं तो पशुओं को चारा भी खिलाना होगा, जब चारा खिलाना होगा तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग नदियों किनारे रहते थे और मैदानी भागों में रहते थे। तो ये अभी तक वैदिक काल के बारे में इतना देखे, अभी इसका विस्तार क्षेत्र देखेंगे, अभी बहुत कुछ इसके बारे में पढ़ेंगे, हम लोग समझ में आ गया होगा। और देखिए इसको अपने जब आप नोट्स बना रहे होंगे तो इसको अपने नोट्स पर एकदम बढ़िया से नोट्स करते जाइएगा, ऐसे ही इसको नोट्स पर एकदम बढ़िया से ऐसे नोट्स मैप बना लीजिएगा। हम लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम लगता है समझ में आ गया होगा।